नमस्कार। मध्य प्रदेश में सत्ता वापसी के साथ साथ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मिली बीजेपी को बड़ी कामयाबी से भाजपा के नेता उत्साहित हैं। खास करके झारखंड में बीजेपी के नेता ज़्यादा ही उत्साहित नजर आ रहे हैं। दरअसल इन नतीजों में जो एक संदेश है वो एक बड़ी वजह भी है। आप अगर गौर करके इन नतीजों को देखेंगे और एनालिसिस करेंगे तो आप समझेंगे कि आदिवासी बहुल सीटों पे भाजपा को एक बड़ी कामयाबी मिली है और जो आंकड़े दिख रहे हैं वो बता रहे हैं कि कैसे आने वाले वक्त में जब झारखंड में भी चुनाव होंगे तो आदिवासी बहुल जो सीट है वहाँ पे जो अभी सबसे ज़्यादा कब्जा झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास है वो मुश्किलों में दिख रहा है। ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनोज पांडे हैं और इस पूरे डिस्कशन में हम लोग बातचीत करेंगे और वो आंकड़े आपके सामने रखेंगे जिसके जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे बीजेपी आदिवासियों के बीच में अपनी लोकप्रियता बढ़ा रही है और राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कितने सीटों पे, खास करके जो आदिवासियों के लिए जो सुरक्षित सीटें हैं उस पे कितनी सीटों पे जो है बीजेपी ने बढ़त बनाई है, कितनी सीटों पे जीत दर्ज की है। पांडे जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि जिस तरीके से राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ट्राइबल सीटों पे बीजेपी ने बढ़त बनाई है, अगर पिछले चुनाव के मुताबिक अगर हम इस चुनाव का जो परिणाम है उसका अगर तुलना करें तो ये काफ़ी एक बड़ा संदेश है और ख़ास करके झारखंड में जहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आदिवासी बहुल राज्य है, इस वक्त सबसे ज़्यादा जो संख्या है एसटी सीटों की वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास है। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं और वो लगातार इन सीटों के जरिए जो है और आदिवासियत के नाम पे यह बल देते रहे हैं कि आने वाले वक्त में भी जो है वही झारखंड में राज करेंगे। खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पार्टी है उसके जो नेता हैं, उसके जो प्रवक्ता हैं, वो भी जो है यह दावा करते रहे हैं। लेकिन ये जो आंकड़े दिख रहे हैं जिससे यह स्पष्ट हो रहा है कि बीजेपी आदिवासियों के बीच में लोकप्रिय हो रही है, तो इसका क्या असर झारखंड में होने वाला है तब जबकि कुछ समय बाद जो है लोकसभा चुनाव होने को हैं? देखिए, अगर झारखंड के लिहाज से इन आंकड़ों को देखा जाए तो झारखंड में अभी फिलहाल बीजेपी के पास 2 सीट है, खुट्टी तौर पर। ये यकीन मानिए अभी की परिस्थिति के अनुसार देखा जाए तो उनका कुछ इंक्रीमेंट ही होगा एसटी सीटों में, तो आप उस लिहाज से कह सकते हैं। लेकिन 28 में सर्वाधिक सीट कौन लाएगा, ये बड़ा मुद्दा है। तो 28 में से सर्वाधिक सीट किसके पास जाएगी ये फिलहाल कह पाना मुश्किल है, क्योंकि हर स्टेट में जो ट्राइबल होते हैं वो एक ट्राइब दूसरे ट्राइब से मैच नहीं खाता। उनकी रीति रिवाज, परंपरा, जनेऊ, मुंडन संस्कार सारे अलग होते हैं। झारखंड में भी उसी तरीके से संथाल, मुंडारी हो, सब जो अलग अलग है, सबके अलग अलग अपने नेता हैं। तो उसी तरीके से अब यहाँ पे क्या देखना होगा कि उन राज्यों में चूंकि इंडिया अलायंस नहीं लड़ा था और अगर यहाँ इंडिया अलायंस लड़ता है तो परिणाम अलग होंगे। 5 प्रमंडल में आदिवासियों की जो संख्या है उनकी सोच और रीति रिवाज अलग है, तो उनको प्रभावित करने वाले, मान लिया जाए कि ओरांव जनजाति के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा अपने आप को कनेक्टेड करते हैं कांग्रेस से, और अगर कांग्रेस जेएमएम के साथ रही तो निश्चित तौर पे प्लस होगा। मुंडा समुदाय के लोग ज़्यादातर अपने आप को बीजेपी से कनेक्ट दिखते हैं, तो वो रहेगा। मधु कोड़ा और ख़ासकर जो चाईबासा का इलाका है वहाँ हो तो वहाँ के लोग मधु कोड़ा और उनके परिवार से अपने आप को कनेक्टेड दिखते हैं। संथाल में अब क्या है कि वहाँ गुरु जी का एक छत्र राज है, दबदबा है, वहाँ के वो पूजनीय हैं और जेएमएम से अपने आप को कनेक्ट वहाँ के संथाली लोग ज़्यादा करते हैं। तो क्या उन संथाल के क्षेत्रों में बीजेपी सेंध मारेगी? दूसरी एक अहम बात ये है ध्यान में देने में कि जैसे मान लीजिए दुमका रिजर्व सीट है, तो दुमका का टोटल वोटर और जो बाकी दुमका में जो जनरल बाकी अदर देन एसटी वोटर हैं उनकी संख्या का रेशियो क्या है। अगर एसटी मान लीजिए बहुत अधिक नहीं है और बाकी मिक्स कैटेगरी बहुत ज़्यादा है, तो अगर मिक्स कैटेगरी का एकमुश्त वोट पड़ गया
तो भी वो रिजर्व सीट जीत जाएंगे। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि चूंकि इन राज्यों में जिसका हम लोग जिक्र कर रहे हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, जहां बीजेपी की मुकाबला सीधे तौर पे कांग्रेस से थी, इसलिए जो है आदिवासी सीटों पे बीजेपी ने बढ़त बनाई है। बिल्कुल। आप यहाँ बोल रहे हैं कि झारखंड में वो परिस्थितियां नहीं है, यहाँ पे कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी, और अब जिस तरीके से इंडिया अलायंस की बात हुई थी अभी बीच में, तो जब ये चुनाव चलने लगा 5 राज्यों का, तो बीच में सब कुछ बिखरता हुआ दिखा। लेकिन अब आने वाले भविष्य में अगर इंडिया अलायंस, तो और भी जो साथी हैं इन 3 दलों के अलावे, अगर ये लोग मिल करके लड़ेंगे तो ऐसी परिस्थितियां नहीं बन सकती है। हाँ बिल्कुल, इसकी संभावना सर्वाधिक है। दर्शकों को यहाँ पे बताना ये भी जरूरी है कि दरअसल देखिए कि चर्चा इसलिए भी हम लोग कर रहे हैं कि खास करके जो पड़ोसी राज्य है छत्तीसगढ़, वहाँ के जो आंकड़े हैं वो भी चौंकाने वाले हैं। छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है? अनुसूचित जनजाति के लिए यानी कि एसटी के लिए रिजर्व सीटें जो है 29 यानी कि 29 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी ने 18 सीटों पे जीत दर्ज की है। जबकि पिछली दफ़ा जो है पांडे जी काफ़ी कम सीटें जो है बीजेपी को मिली थी। लेकिन अगर 29 सीटों में से 18 सीटें अगर बीजेपी के पास जा रही है छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में 25 सीटों में से 12 सीट बीजेपी जीत करके आ रही है, 10 कांग्रेस के पास, 2 अन्य के पास है। मध्य प्रदेश में 47 एसटी सीटों में से 25 सीटें जो है बीजेपी के पास चली गई। जबकि आपको याद होगा कि जो पेशाब कांड हुआ मध्य प्रदेश के सीधी में, वो पूरे देश में चर्चा की वजह बनी। बाकायदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी उसको लेकर के टिप्पणी की, और मुझे जहां तक याद है कि वो इसको लेकर के पत्र भी उन्होंने लिखा था। तो इस तरीके की चीज़ें जो घटी, और उसके बावजूद चुनाव परिणाम जो चीज़ें दिखा रहे हैं कि आदिवासियों के बीच में बीजेपी की लोकप्रियता बढ़ी है, जिसका जिक्र बार बार हम लोग कर रहे हैं, और उसके पीछे की वजह भी है। बीजेपी लगातार इन चीज़ों को लेकर के दावा करते रही है कि देश को सबसे पहला जो आदिवासी समाज से जो राष्ट्रपति मिला वो बीजेपी ने दिया। उसके बाद से जो है बिरसा मुंडा का जो जन्म जयंती है 15 नवंबर को, उसको केंद्र ने यानी कि पीएम मोदी ने एक डिसीजन लिया कि जनजातीय गौरव दिवस के तौर पे मनाया जाएगा। इसके अलावे इन्हीं चुनावों के बीच में जो है, आपको याद होगा कि पिछले 15 नवंबर को जब पीएम मोदी खूंटी आए झारखंड दौरे पे, और बाकायदा वो गए बिरसा मुंडा के गांव, और वहां से 24,000 करोड़ रुपया का योजना का शुरुआत उन्होंने किया, जो कि आदिवासी समाज के लिए संचालित होने वाली वो योजनाएं थी। क्या पांडे जी आप ये मान रहे हैं कि ये सब भी एक वजह बनी है जिसको लेकर के ये चुनाव परिणामों पे असर पड़ा है? बिल्कुल, ये सब तो वजह है ही, लेकिन आप वहाँ के हर सीट को अलग अलग नापिए। जैसे संथाल में ही सिर्फ संथाली तो ट्राइबल नहीं है, वहाँ पहाड़िया भी है, माल पहाड़िया भी है। वो लोग अपने आप को बीजेपी से एसोसिएटेड मानते हैं, मतलब बीजेपी का वो एक वोट बैंक है। अब जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए कोई अमुक सीट पर जहाँ पे ट्राइबल रिजर्व सीट है, लेकिन ट्राइबल का पॉपुलेशन कितना है और बाकी अदर का कितना पॉपुलेशन है, तो अगर अदर पॉपुलेशन एकमुश्त वोट कर देता है किसी के पक्ष में, तो वो जीत जाएगा। आप ये बोल रहे हैं कि बीजेपी को ट्राइबल्स ने बहुत बढ़ चढ़ करके वोट नहीं किया है, माइनस ट्राइबल्स जो उस विधानसभा में रहे हैं वो लोग ज़्यादा वोट किए हैं, आपका ये मतलब? नहीं, वहाँ 3 राज्यों में क्या हुआ है वो तो नहीं पता, लेकिन जो बीजेपी की इंटरनल खबर है और बीजेपी मान रही है कि संघ वहाँ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बहुत निचले स्तर पे और बहुत पहले इसकी शुरुआत कर लिया। लेकिन एक चीज़ झारखंड में उन तीनों राज्यों से कहेंगे अलग है, वो ये है सरना। यहाँ जो सरना धर्म कोड की बात चली है वो आदिवासियों को यूनाइट कर रहा है, और उन राज्यों में ये इशू नहीं था कि हमारा अपना धर्म कोड होना चाहिए। इस अंतर को समझिएगा। वहाँ पे ऐसे भी आदिवासी हैं जो अपने आप को एकदम डंके की चोट पे कह रहे कि हम हिंदू हैं और हिंदू रहेंगे। इसी वजह से यही कारण है कि सरना धर्म कोड को पूरे देश में लागू नहीं किया जा सकता है। इस शब्द से भी कई ट्राइबल जो हैं अनभिज्ञ हैं। झारखंड के अलावा कई ऐसे राज्य में जिसको लेकर के बाबूलाल बोलते रहते हैं। तो वो एक चीज़ है। दूसरी बात है कि एक मुश्त वोट पोलिंग किधर हो जाना, कितना डिफरेंस होना,
मान लीजिए मैं सपोज करता हूँ, चूंकि यहाँ के दर्शक भी कई लोग छत्तीसगढ़ नहीं गए होंगे या कहीं, लेकिन ठीक है पांडे जी, आप जो ये बोल रहे हैं, लेकिन अगर 29 सुरक्षित सीटों में से आदिवासियों के लिए जो सुरक्षित 29 है, छत्तीसगढ़ की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें पिछले दफ़ा यानी कि 2018 के विधानसभा के चुनाव में मात्र 2 सीट बीजेपी को मिली, और इस बार अगर वही बढ़ कर के 18 सीट हो जा रही है, तो ये तो दिखा रहा है ना कि आदिवासी कैसे जो है बीजेपी की तरफ देख रहे हैं, उनको अपना भविष्य दिख रहा है। हाँ बिल्कुल है। वैसे कहने के लिए तो आज भी कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा आदिवासी सांसद और एससी सांसद बीजेपी में। तो कनेक्टिविटी आप अगर राज्य के सुरक्षित सीटों पे चूंकि आपने एससी दलित सीटों की भी बातचीत छेड़ दी है, तो उसका भी डाटा हमारे पास है। आप ये भी जान लीजिए कि छत्तीसगढ़ में जो अनुसूचित जाति के लिए जो सीट है सुरक्षित, वो 10 है, जिसमें से 5 बीजेपी और 5 कांग्रेस ने जीत हासिल की। राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए 34 सुरक्षित सीट है, जिसमें से 22 सीटें जो है बीजेपी को मिली और 11 सीटें कांग्रेस को और एक अन्य को मिला है। मध्य प्रदेश में सुरक्षित जातियों के लिए जो है 35 सीटें हैं, जिसमें से 26 सीटें मिली है और कांग्रेस को मात्र 9 सीटें। तो आप देखिए कि चाहे वो एसटी के लिए या फिर एससी के लिए जो रिजर्व सीटें हैं, इन 3 राज्यों में बीजेपी ने काफ़ी बढ़त की है। बिल्कुल। तो आप देखें यहाँ भी झारखंड में जितने एससी रिजर्व सीट हैं सर्वाधिक बीजेपी के पास हैं, एसटी में सर्वाधिक जेएमएम के पास है। बीजेपी इससे पहले 14 में देखेंगे तो उनकी संख्या इतनी 2 नहीं थी, काफ़ी अधिक थी। तो वो सीटें आएंगी या नहीं आएंगी, सवाल तो यही है दर्शक का। और मिजाज क्या कहता है? सवाल ये है कि जब ट्राइबल्स दूसरे स्टेट में, और ख़ास करके अगर पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ की हम लोग बातचीत करें, वो अगर बीजेपी की ओर देख रहे हैं, तो आदिवासी बहुल प्रदेश जो हमारा झारखंड है, यहाँ क्या हेमंत सोरेन के लिए खतरे की घंटी है? ये संकेत है कि भाई आप चेत जाइए, 1 साल बचा है। चूँकि जिस तरीके की नाराज़गी है, अगर नाराज़गी की लिस्ट जो मैं थोड़ा सोच रहा था कि इसको रिकॉर्ड करने से पहले कुछ लिख लूँ, आप उसको भी दर्शकों को मैं बता दूं कि हेमंत सोरेन के प्रति देखिए कि किस किस तरीके की नाराज़गी है। एक तो युवा नाराज़ हैं नौकरी को लेकर के, जिस तरीके से दावे किए गए चुनाव से पहले या फिर सरकार बनने के बाद भी, जिस तरीके से नियुक्ति वर्ष की बातचीत की गई और मिला जीरो, कुछ नहीं, सिर्फ बयानों में ही वो रह गया। नियुक्ति वर्ष को बढ़ाया भी गया। आपको याद होगा कि रामेश्वर उरांव जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष से इसको जोड़ करके देखा जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दूसरे नंबर पे अगर नाराज़गी की अगर लिस्ट में देखें हम, तो नीतियों को लेकर के कोई स्पष्टता नहीं है। आप अभी तक स्थानीयता स्पष्ट नहीं कर पाए। नियुक्ति नीति को लेकर के जो है उसको लेकर के 60-40 का नारा दे करके विवाद चल रहा है। आप लोगों को समझा रहे हैं, वैकेंसीज नहीं है उस स्तर पे, आप सिर्फ बातचीत कर रहे हैं, वैकेंसी नहीं दे रहे हैं। सरकारी कामकाज में देरी होती है। आपके डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है, उसका उदाहरण देखिए कि जेपीएससी को लेकर के आपने कहा कि भाई हम जब जाएंगे तो हर वर्ष लेंगे, लेकिन जेपीएससी को लेकर के क्या स्थिति है? आप जब मुख्यमंत्री सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जा भी रहे हैं, तब भी जो है वो बोल भी रहे हैं, तब भी पब्लिक मतलब जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। उन युवाओं को लग रहा है कि जैसे नियुक्ति वर्ष का घोषणा किया गया, उसी तरीके से मुख्यमंत्री अब कुछ बोल दे रहे हैं। तो इस तरीके की जो नाराज़गी है, और इसके साथ ही साथ जिस तरीके से डिफेंड करती है बीजेपी अपने आप को लेकर के, उस तरीके का आक्रामकता जेएमएम में भी है भी नहीं। अगर कोई आरोप लग रहा है या फिर युवाओं की जो नाराज़गी है उसको पाटने के लिए जेएमएम का सोशल मीडिया हैंडल अगर देख लें, या फिर उनका जो मीडिया मैनेजमेंट है, वो तो जीरो एक तरीके से मुझे दिखता है। नहीं, फिलहाल तो बीजेपी से मुझे अच्छा दिखता है जेएमएम का सोशल हैंडलर। बीजेपी में थोड़ा अभी बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन एक बात यह है, जब आमने सामने की टक्कर होगी, चाहे वो आदिवासी सीट हो या गैर आदिवासी सीट हो, और बीजेपी के सामने सिर्फ एक विकल्प अगर जनता को दिखेगा तो जनता बीजेपी को ही चुनेगी। इस बात को आप मान लीजिए। इसी का उदाहरण है कि झारखंड में ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि ये डाटा बता रहा है। 6 महीने पहले लोकसभा का चुनाव हुआ और यहाँ मात्र 1 सीट कांग्रेस जीती और 1 सीट जेएमएम जीती, और 6 महीने में ही जब वही गठबंधन सब वही था, यहाँ की कमजोर हुआ विधानसभा में, जेबीएम अलग लड़ा था, लोकसभा में सब इकट्ठे मिलकर लड़े थे, फिर भी नहीं टिके। और 6 महीने में भी ऐसा क्या परिवर्तन हो गया
कि 6 महीने के अंदर जब सब इकट्ठे लड़े तो विधानसभा में रीजनल फोर्सेस को ताकत दिया। हेमंत सोरेन के लिए चिंता का विषय एकमात्र तेलंगाना है। तेलंगाना वो राज्य है जहाँ पे क्षेत्रीय मुद्दे ज़्यादा एग्रेसिव थे, क्षेत्रीय पार्टी ज़्यादा एक्टिव थी, क्षेत्रीय पार्टी संगठन में थे। उसके बावजूद भी वैसा वहाँ क्या हो गया कि वहाँ राष्ट्रीय दल को लोगों ने पूर्ण बहुमत दे दिया। हेमंत जी की चिंता के विषय यही है। दूसरी विषय यह है कि प्रधानमंत्री की जो जो योजनाएं चल रही हैं वो ट्राइबल इलाके में भी उतना ही बेनिफिशरी हैं जितना आम इलाके में है। मान लीजिए हर घर से जल नल योजना, उसके बाद राशन फ्री, अभी जो ड्रोन से स्प्रे करना है आपको पेस्टिसाइड्स खेतों में, वो योजना। दूसरी बात, वो कनेक्ट करते हैं लोगों को कि हम आ रहे हैं तो स्थितियाँ परिस्थितियाँ आपकी बदल रही है, आप इसको महसूस कीजिए। वो डबल इंजन वाली हाँ, बात। और जैसे कि आप ये सरकार अगर ये सोचे कि राशन सिलेंडर मिला लेकिन कितने लोग सिलेंडर का यूज़ कर रहे हैं, ये इशू नहीं है। मेरे घर में सिलेंडर है, ये मेरे लिए गर्व का इशू ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि मैं उसका यूज़ कम कर रहा हूँ। जी यहाँ पे आपको रोकेंगे, जिस तरीके से आप स्कीम्स की बात कर रहे हैं तो हम 2-3 स्कीम्स को ये लेकर के हम लोग आए भी हैं कि जैसे अगर झारखंड गवर्नमेंट जो है ओपीएस यहाँ पे लागू की और इसको लेकर के बाकायदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी भाषणों में बोलते भी हैं कि उन्होंने कैसे जो है ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया और इसका कितना बेनिफिट्स मिलेगा ताकि अधिकारी जो है खुल करके काम कर सकें। इसके अलावे जो है किसानों को ऋण माफ़ी यहाँ भी किया गया है। ये जो योजनाएं हैं, चाहे ओपीएस हो, किसानों की ऋण माफ़ी की बात हो, ओबीसी को लेकर के कई सारी जो योजनाएं हैं, उन चीज़ों को लेकर के इसका जिक्र इसलिए कर रहे हैं पांडे जी कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी ओपीएस लागू किया गया, किसानों की ऋण माफ़ी वहाँ भी हुई है, ओबीसी को लेकर के आरक्षण को लेकर के वहाँ पे भी बातचीत हुई। उसका इम्प्लीमेंटेशन भले ही उस लेवल पे नहीं हो पाया, इम्प्लीमेंटेशन यहाँ भी नहीं हुआ है। ओबीसी का जो विधेयक है वो विधानसभा से पास सिर्फ हुआ है 27% को लेकर के। तो इन सब चीज़ों के बावजूद बीजेपी वहाँ पे आ गई। सवाल फिर से मेरा वही है, 2-3 जो पॉइंट्स है, एक तो कि आदिवासी समुदाय के बीच में बीजेपी ने जिस तरीके से बढ़त बनाई, दूसरा कि इन तमाम स्कीम्स देने के बावजूद जो है जिस तरीके से भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में अशोक गहलोत दावा कर रहे थे और काफ़ी कॉन्फिडेंट थे कि अपनी योजनाओं से, अपने काम के आधार पे जो है वो फिर से वापस आएंगे, लेकिन ये चीज़ें नहीं हुई। हेमंत सोरेन वही कर रहे हैं। ये अगर ओपीएस लागू करते हैं तो उस दिन वाहवाही होती है, ताली बटोरी जाती है, होनी भी चाहिए अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो। फिर बाद में मुख्यमंत्री आवास में लोग आते हैं, प्रोजेक्ट भवन में आते हैं, एक ही चीज़ को लेकर के 3-4 बार जो है क्रेडिट लेने की कोशिश दिखती है। लेकिन ये सारी चीज़ों के बावजूद उन 2 स्टेटों में, 2 राज्यों में क्या स्थिति हुई, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश? उसका कारण समझिए, ओपीएस का लाभ छत्तीसगढ़ के लोगों को नहीं मिला होगा अपने इस टेन्योर में और ना हेमंत के टेन्योर में मिलेगा। उसका कारण समझिए, जिस राज्य का गठन ही 2000 में हुआ है तो 2004 से ये लागू है। 2004 वाले कब रिटायर करेंगे? तो ओपीएस उनको उस समय लाभ मिलेगा। आप इस बात को समझ रहे हैं? नहीं, लेकिन एक मन में तो एक बनेगा ना कि मेरे लिए सेफ्टी का एक निर्णय लिया है सरकार ने। हाँ, दूसरी बात वही राजस्थान हुआ, नहीं मिला, उसका वजह मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात कि रमन सिंह जो थे चावल बाबा के ही नाम से प्रसिद्ध थे, वो पीडीएस सिस्टम का देश में बेहतरीन उदाहरण पेश किए थे अपने टाइम में। इस बार पीडीएस सिस्टम में वहाँ कमी आ रही थी और शिकायतें आ रही थी रमन सिंह के, तो ग्रामीण इलाकों में। दूसरी बात यह है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भूपेश बघेल के समय कमज़ोर हुआ है। कोरबा, अंबिकापुर, जसपुर और इन सारा जो इलाका है जहाँ पे नक्सल का प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ पे शाम को 4:30-5 बजे बस नहीं खुलने लगी, पहले 8 बजे रात तक खुलती थी। तो ये एक इम्पैक्ट है। तीसरी बात है कि आप कितना फ्रीक्वेंट हैं, योजना को आप अप्लाई करते हैं और उसका लाभ मिलने में कितना वक्त लगता है। लेकिन इन सब के इतर मैं कह रहा हूँ कि झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चिंता करने की ज़रूरत कम है उन राज्यों से, क्योंकि यहाँ सरना धर्म कोड का मुद्दा हावी हो गया है।
अगर सरना धर्म कोड का मुद्दा हावी हो गया है तो सारे ट्राइबल्स को एक मुश्त बांध के रखने में हेमंत सोरेन कामयाब होंगे। उन राज्यों में ये मुद्दा नहीं था सरना धर्म कोड का। अगर पांडे जी, इससे पहले कि हम लोग इसको कंक्लूड करें, एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि अगर आदिवासियों की बात, अगर ये मुद्दा अगर एक नहीं भी बना, दूसरा अगर नौकरी नियुक्ति का मुद्दा नहीं भी बना, तो आप क्या वजह फिर मान रहे हैं? कहाँ पर? राजस्थान और छत्तीसगढ़ में? राजस्थान में तो आप इसको बहुत, बीजेपी इसको किस स्तर से अपना प्रोजेक्ट करती है वैसा नहीं। वहाँ नियम है कि रोटी पलटेगा हर 5 साल में, उसी परंपरा को मानिए। और हर बार जब बीजेपी जीतती है प्रचंड बहुमत से जीती है, कांग्रेस जीतती है कम वोट से जीतती है, कम सीटों से जीतती है, वो मानिए। छत्तीसगढ़ इसलिए अप्रत्याशित है क्योंकि पूरी कांग्रेस ये मानकर चल रही थी कि वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट इज छत्तीसगढ़। वहाँ भूपेश बघेल जी अपने आप को जिस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे थे, वो बता रहे थे कि हम शानदार काम कर रहे हैं, और कांग्रेस इस बात को मान रही थी। लेकिन वो 2-3 चीज़ों में बहुत ज़्यादा फिसड्डी रह गए और उनको वो मानना चाहिए। एक, चुनाव के ठीक पहले महादेव ऐप जो आया सट्टा वाला, वो उनके लिए भारी पड़ा। दूसरा, छत्तीसगढ़ में पिछले चुनाव में भी ये मुद्दा था शराबबंदी का। अगर शराबबंदी का मुद्दा झारखंड में होगा तो ये बहुत अहम मुद्दा होगा। महिलाओं का एक बड़ा चंक उस नाम पे वोट करेगा ही करेगा, चाहे वो किसी समुदाय से हो, कि हाँ शराबबंदी होनी चाहिए। लेकिन फिर भी 5 साल में शराबबंदी नहीं हुई। उसके अपेक्षा क्या हुआ कि शराबबंदी का वहाँ भ्रष्टाचार हुआ, शराब जो नियम बने, हाँ वो हुआ। तीसरी बात, जो पहले जो पीडीएस सिस्टम जो वहाँ पे इजीली अवेलेबल था, सबसे पहले क्या चाहिए लोगों को? रोटी, कपड़ा और मकान। प्रधानमंत्री रोटी का इंतजाम कर रहे हैं मुफ्त अनाज देके, घर का इंतजाम कर रहे हैं। आप जाके देखिए पीएम आवास योजना की हालात क्या है छत्तीसगढ़ में, वहाँ लोग इस बात से लेकर नाराज थे। दूसरी बात, बीजेपी का अर्ली स्टार्टअप तैयारी और बाकी दूसरे दलों का कम तैयारी। अगर मैं बता रहा हूँ, अगर किसी भी राज्य में जो बीजेपी के सामने अगर कोई एकलौता पार्टी आकर स्टैंड करेगी तो वहाँ पे वो नहीं टिकेगी, क्योंकि फिलहाल बीजेपी की लोकप्रियता चरम पर है और वहाँ उसको भुनाया भी जा रहा है और इस बात को अटैच करके दिखाया जा रहा है कि हम जो बोलेंगे वो इम्प्लीमेंट धरती तक आपको दिखेगा, ग्राउंड पे होनी चाहिए। और दूसरा कोई कहेगा तो आप नहीं विश्वास करेंगे। आपको याद होगा कि मैनिफेस्टो नहीं आया था छत्तीसगढ़ में बीजेपी का, तब तक वहाँ पे बीजेपी की मतलब थोड़ी स्थिति जो डामाडोल थी। लेकिन जैसे ही मैनिफेस्टो आया, हालांकि छत्तीसगढ़ में ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, वहाँ के हर लोग मैनिफेस्टो पे बहुत अध्ययन करते हैं और पढ़ते हैं। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस ने अपने पुराने मैनिफेस्टो को वापस लेके फिर से एक नया मैनिफेस्टो जारी किया लोगों को लुभाने के लिए, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वहाँ 2-3 चीज़ों की समस्या, एक ट्रांसपोर्टेशन, एक क्राइम और एक तीसरा ये आपका पीडीएस सिस्टम का फेलियर होना। ये 3 एक ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हमको लगता है भूपेश बघेल जी ने बहुत ध्यान नहीं दिया, इस वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई। कुल मिलाकर के कई सारी चीज़ें हैं, आप इस डिस्कशन को सुनिए और समझिए। बहरहाल 3-4 चीज़ें ऐसी है जो कि झारखंड में भी व्याप्त है और अभी जो मौजूदा समय बचा है हेमंत सोरेन के कार्यकाल में, उस पे इन चीज़ों पे काम होना चाहिए। पहला तो जिस तरीके से बेरोज़गारी का आलम है और सरकारी दावे हैं, उस पे काम होने की ज़रूरत है। दूसरा, भ्रष्टाचार का जो मामला है, चाहे वो पॉलिटिकल घराना हो या फिर जो ऑफिसर्स वगैरह यहाँ पे हैं, अधिकारी हैं, उनके ऊपर जिस तरीके से लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, इस पे लगाम अंकुश लगाने की ज़रूरत है। और ख़ास करके जो अपराध का मामला लगातार जो बढ़ रहा है, आप देखे होंगे कि आपको एक खबर मिली होगी कि जेल में ही जो है हत्या कर दी गई, बंदूक चली। तो इस तरीके की चीज़ें जो आ रही है, और इन तमाम ऐसे तमाम चीज़ जो है, ऐसे तमाम मुद्दे जो है छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी रहे। लेकिन एक जो सबसे बड़ा वजह बनी कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो ये रही कि छत्तीसगढ़ चाहे राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश,
ट्राइबल सीटों पे जिस तरीके से बीजेपी ने बढ़त बनाई और बीजेपी को जिस तरीके से आदिवासी समाज ने एक्सेप्ट किया है, वो कहीं न कहीं हेमंत सोरेन के लिए चिंता की वजह बन सकती है। फिलहाल आप इस डिस्कशन का हिस्सा बने, जुड़े रहे, उसके लिए आपका शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe.